नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग हैंडबुक किताब की। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे को लेकर सोचने का नजरिया बदल देगी। किताब का नाम है फाइनेंशियल मॉडलिंग हैंडबुक। अगर आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की वैल्यू कैसे तय होती है, निवेशक कैसे करोड़ों का खेल खेलते हैं और कैसे आप खुद अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत मॉडल बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठते हैं और आपके पास एक ऐसा स्किल हो जो आपको करोड़ों की कंपनियों का सही दाम बताने की ताकत दे, जिससे निवेशक आपको ढूंढे और आप खुद भी सही जगह पैसा लगाकर अमीर बन जाएं। यही ताकत देती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। और आज हम इस ताकत को सीखने जा रहे हैं एक कहानी के जरिए। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था जिसकी नौकरी दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी में लगी थी। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने ईएमआई और खर्चों के बाद हाथ खाली हो जाते थे। राहुल के दोस्त स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे थे, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा था, और राहुल सोचता, यार मैं भी कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने कहा, राहुल, हमें इस क्लाइंट के लिए एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करना है, 1 हफ्ते में प्रेजेंटेशन चाहिए। राहुल को समझ नहीं आया, फाइनेंशियल मॉडल, ये होता क्या है। यही से शुरू हुई राहुल की जर्नी। हम इसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बस एक नौकरी या बिजनेस काफी है, लेकिन असली खेल डेटा एनालिसिस और प्रेडिक्शन का है। बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक, प्राइवेट इक्विटी, ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग के जरिए ही करोड़ों के फैसले लेते हैं। अगर आप ये स्किल सीख जाएं, तो आपकी वैल्यू मार्केट में आसमान छू सकती है। राहुल को यह समझ आ गया था और उसने इस किताब फाइनेंशियल मॉडलिंग हैंडबुक को अपना गुरु बना लिया। अब मैं आपको राहुल की स्टेप बाय स्टेप जर्नी सुनाऊंगा, जो इस किताब के हर चैप्टर के जरिए आगे बढ़ेगी। अध्याय 1, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग असल में है क्या। सोचिए, आपके सामने एक बड़ी कंपनी है, उसके लाखों ग्राहक हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट हैं और अरबों का टर्नओवर है। अब अगर आपको यह पता लगाना हो कि यह कंपनी अगले 5 साल में कहां खड़ी होगी, इसका मुनाफा कितना होगा, इसकी असली कीमत क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप अंदाजे से बोलेंगे? नहीं, अंदाजा यहां नहीं चलता। यहां चाहिए एक ठोस तरीका, एक ऐसा सिस्टम जो भविष्य का अनुमान लगाए, लेकिन तथ्यों और तर्क के आधार पर। यही है फाइनेंशियल मॉडलिंग। किताब में बताया गया है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब है एक ऐसी गणितीय और तार्किक रूपरेखा बनाना जिससे हम किसी कंपनी, प्रोजेक्ट या बिजनेस के भविष्य की वित्तीय तस्वीर साफ साफ देख सकें। इसमें हम पिछले आंकड़ों का उपयोग करते हैं, मान्यताएं बनाते हैं और फिर आंकड़ों को जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जिससे यह पता चले कि आने वाले सालों में कंपनी की हालत कैसी होगी। राहुल, जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं, उसे जब बॉस ने पहली बार कहा कि एक फाइनेंशियल मॉडल तैयार करो, तो उसके दिमाग में यही सवाल आया, ये मॉडल आखिर होता क्या है। उसने रिसर्च शुरू की और उसे समझ आया कि ये कोई साधारण एक्सेल शीट नहीं है, ये एक कहानी है जो नंबरों के जरिए सुनाई जाती है। एक ऐसा नक्शा जो आपको दिखाता है कि कंपनी की यात्रा कैसी होगी। अगर ये फैसला लिया तो क्या होगा, अगर ये बदलाव किया तो क्या असर होगा। लेखक ने इसे आसान भाषा में समझाया है, जैसे किसान बारिश देखकर फसल का अनुमान लगाता है,
वैसे ही एनालिस्ट डेटा देखकर कंपनी के भविष्य का अनुमान लगाता है। बस फर्क यह है कि किसान अंदाजे से चलता है और यहां हम डेटा, गणित और तर्क से चलते हैं। किताब में कहा गया है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का उद्देश्य है निवेशक को बताना कि ये कंपनी कितनी मजबूत है, मैनेजमेंट को गाइड करना कि कौन सा रास्ता अपनाना सही होगा, और ये तय करना कि बिजनेस का भविष्य कैसा दिखता है। राहुल को ये समझ में आया कि अगर उसे करियर में आगे बढ़ना है, अगर उसे पैसे का असली खेल समझना है, तो ये स्किल उसके लिए जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सीखने की यात्रा। अध्याय 2, मॉडलिंग के लिए जरूरी बेसिक्स। राहुल ने किताब का दूसरा चैप्टर खोला और वहां लिखा था, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक समझने होंगे। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि एक कंपनी के वित्तीय ढांचे की रीढ़ क्या होती है। और ये रीढ़ है 3 मुख्य वित्तीय विवरण: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राहुल सोच रहा था, ये नाम तो सुने हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? किताब ने इसे बहुत आसान उदाहरण से समझाया। लेखक कहते हैं, कंपनी को एक इंसान मान लो। जैसे एक डॉक्टर किसी इंसान का हेल्थ चेकअप करता है, वैसे ही ये 3 स्टेटमेंट्स कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट होती है। बैलेंस शीट क्या है? ये कंपनी की तस्वीर है किसी एक खास दिन की। ये बताती है कि कंपनी के पास कितना सामान है, कितना कर्ज है और मालिक का हिस्सा कितना है। इसे ऐसे समझो जैसे डॉक्टर आपका वजन, ऊंचाई और बीपी माप रहा हो। एक दिन की रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये रिपोर्ट बताती है कि एक निश्चित समय, जैसे 3 महीने या 1 साल में, कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। इसे ऐसे समझो जैसे डॉक्टर देख रहा हो कि आपने पिछले 6 महीने में डाइट कैसी ली, एक्सरसाइज की या नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सबसे जरूरी है। ये बताती है कि कंपनी में पैसा कहां से आया और कहां गया। भले ही कागज पर कंपनी मुनाफे में दिख रही हो, लेकिन अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। इसे ऐसे समझो जैसे डॉक्टर आपके ब्लड सर्कुलेशन को चेक कर रहा हो। अगर ब्लड सही से नहीं घूम रहा तो शरीर नहीं चलेगा। राहुल को यह बात समझ आई कि मॉडलिंग का पहला स्टेप है इन तीनों को पूरी तरह समझना और आपस में जोड़ना। क्योंकि एक अच्छा मॉडल वही होता है जो इन तीनों स्टेटमेंट्स को लिंक करके दिखा सके कि अगर यहां बदलाव किया तो वहां क्या असर होगा। उदाहरण के लिए, राहुल ने अपनी कंपनी का डेटा लिया। उसने देखा कि बैलेंस शीट में कंपनी पर 50 करोड़ का कर्ज है। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा कि कंपनी हर साल 10 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। लेकिन जब कैश फ्लो देखा तो पता चला कि पैसे का बड़ा हिस्सा मशीन खरीदने और लोन चुकाने में जा रहा है। यानी कागज पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन हकीकत में कंपनी के पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश की कमी थी। किताब कहती है, जब तक ये तीनों स्टेटमेंट समझ में नहीं आएंगे, आप मॉडलिंग शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका आधार है। बिना मजबूत आधार के मॉडल एक कार्ड के घर की तरह ढह जाएगा। राहुल ने फैसला किया कि पहले वो इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक्सेल पर बनाएगा, उन्हें आपस में लिंक करेगा और समझेगा कि एक का दूसरे पर क्या असर है। अध्याय 3, असम्पशन बनाना, मान्यताएं तय करना। राहुल ने अब तीसरा चैप्टर खोला। यहां लिखा था, किसी भी फाइनेंशियल मॉडल की नींव सिर्फ पुराने आंकड़ों पर नहीं टिकती, बल्कि उन मान्यताओं पर टिकती है जो आप भविष्य के बारे में बनाते हैं। लेखक कहते हैं, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। आपको पता है कि जमीन कहाँ है, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि कितने मंजिल का घर बनेगा, किस तरह की ईंट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, तो आप नक्शा नहीं बना सकते। ठीक यही बात फाइनेंशियल मॉडलिंग में होती है। मॉडल बनाने से पहले हमें यह तय करना होता है कि भविष्य के लिए कौन कौन सी बातें माननी है। इन्हीं को कहते हैं असम्पशंस। राहुल सोच रहा था, कौन कौन सी मान्यताएं बनानी पड़ेंगी। किताब में लिखा था, कंपनी की बिक्री हर साल कितने प्रतिशत बढ़ेगी, खर्चे किस रफ्तार से बढ़ेंगे,
कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? टैक्स रेट में बदलाव होगा या नहीं? लोन पर ब्याज दर क्या रहेगी? राहुल ने अपनी कंपनी का उदाहरण लिया। उसने सोचा, अगर मैं मान लूं कि अगले 5 साल बिक्री हर साल 10% बढ़ेगी, तो ये अनुमान कहां से आया? लेखक कहते हैं, मान्यताएं हवा में नहीं बनाई जाती। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पिछला डेटा, कंपनी ने पिछले 5 साल में कितनी ग्रोथ की है। मार्केट ट्रेंड, इंडस्ट्री में बाकी कंपनियां कितनी तेजी से बढ़ रही है। भविष्य की संभावनाएं, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट, सरकारी नीतियां, ये सब किस तरह असर डालेंगे। राहुल ने रिसर्च किया। उसने देखा कि पिछले 5 साल में कंपनी की ग्रोथ 8% रही है, मार्केट का औसत 9% है, और सरकार ने हाल ही में कुछ नई नीतियां लागू की हैं जो ग्रोथ को बढ़ावा देंगी। तो राहुल ने सोचा, ठीक है, मैं 10% की ग्रोथ का अनुमान लगाता हूं। किताब ने उसे चेतावनी दी, याद रखो, ये मान्यताएं मॉडल का दिल है। अगर ये गलत हुई तो पूरा मॉडल बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने अनुमान को डेटा और लॉजिक से सपोर्ट करो। राहुल ने यह भी सीखा कि सिर्फ बिक्री की ग्रोथ ही नहीं, बल्कि खर्चों की ग्रोथ भी सोचना जरूरी है। जैसे अगर बिक्री 10% बढ़ रही है, तो क्या खर्च 5% बढ़ेंगे या 7? अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ी, तो मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा? और सबसे अहम, टैक्स और ब्याज दर। अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे या बैंक ब्याज बढ़ा दे, तो कंपनी की कमाई घट सकती है। राहुल को अब समझ आ गया कि फाइनेंशियल मॉडल कोई जादू नहीं है। ये एक तर्कसंगत कहानी है जो मान्यताओं पर आधारित है। अगर मान्यताएं मजबूत हैं, तो मॉडल भी मजबूत होगा। उसने एक एक्सेल शीट खोली और अलग अलग कॉलम में ये सारी मान्यताएं लिखनी शुरू की। ग्रोथ रेट, खर्चों की रफ्तार, टैक्स रेट, ब्याज दर, कच्चे माल की कीमत, ये सब। ये था उसका पहला कदम एक असली मॉडल बनाने की तरफ। अध्याय 4, रेवेन्यू मॉडलिंग। राहुल ने अब चौथा चैप्टर खोला और उस पर लिखा था, किसी भी फाइनेंशियल मॉडल की जान है उसका रेवेन्यू मॉडल। अगर आपने कमाई का अंदाजा गलत लगाया, तो पूरा मॉडल बेकार हो जाएगा। राहुल सोच रहा था, रेवेन्यू मॉडलिंग मतलब बस ये देखना कि कंपनी कितना कमा रही है ना? लेकिन किताब कहती है, नहीं, सिर्फ टोटल सेल्स लिखना ही काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि ये कमाई आती कैसे है और भविष्य में कैसे बढ़ सकती है। लेखक ने इसे बड़े आसान तरीके से समझाया। रेवेन्यू को ऐसे मत देखो जैसे एक बड़ी रोटी, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटो। कितने प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं? हर प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? कितने नए ग्राहक जुड़ेंगे? पुराने ग्राहक दोबारा खरीदेंगे या नहीं? राहुल ने अपनी कंपनी का उदाहरण लिया। कंपनी मोबाइल फोन बेचती थी। उसने सोचा, ठीक है, अगर हम इस साल 10 लाख मोबाइल बेच रहे हैं और हर मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए है, तो इस साल का रेवेन्यू 100 करोड़ हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ आज की तस्वीर है। मॉडल बनाने के लिए उसे ये सोचना होगा कि अगले 5 साल में ये कैसे बदलेगा। किताब कहती है, रेवेन्यू मॉडलिंग में आपको 2 मुख्य बातें समझनी होती है। पहली, वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कितनी मात्रा में बिक्री बढ़ेगी। दूसरी, प्राइस ग्रोथ, यानी कीमत कितनी बढ़ेगी। राहुल ने मान लिया कि आने वाले सालों में मोबाइल की डिमांड 5% बढ़ेगी और कीमत हर साल 2% बढ़ेगी। अब उसने कैलकुलेशन किया। पहले साल 10 लाख मोबाइल, अगले साल 10,50,000 मोबाइल, उसके अगले साल 11,05,000 मोबाइल, और हर साल कीमत में 2% की बढ़ोतरी। इससे उसे पता चला कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता, कीमत का असर भी बड़ा होता है। फिर किताब ने उसे एक और अहम बात सिखाई। अगर कंपनी के पास कई प्रोडक्ट हैं, तो हर प्रोडक्ट का अलग मॉडल बनाओ। और अगर कंपनी अलग अलग देशों में बेचती है, तो हर देश का अलग डेटा रखो। राहुल को यह सुनकर याद आया कि उसकी कंपनी के पास 2 और प्रोडक्ट हैं, हेडफोन और चार्जर। उसने इनके लिए भी अलग रेवेन्यू मॉडल बनाया।
लेखक कहते हैं, रेवेन्यू मॉडल बनाते समय हमेशा 3 बातें ध्यान में रखो। मार्केट की डिमांड, प्रतियोगियों की रणनीति और ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव। राहुल ने ये सब ध्यान में रखते हुए एक पूरी एक्सेल शीट तैयार की, जिसमें अगले 5 साल का रेवेन्यू अनुमान था। ये देखकर राहुल को पहली बार लगा, हां, अब मैं सही मायने में फाइनेंशियल मॉडल बना रहा हूं। अध्याय 5, कॉस्ट और एक्सपेंस मॉडलिंग। राहुल ने अब 5वां चैप्टर खोला और उस पर लिखा था, जितना जरूरी कमाई का अनुमान लगाना है, उतना ही जरूरी खर्चों का सही अंदाजा लगाना भी है। क्योंकि अगर आपने रेवेन्यू तो बढ़िया दिखा दिया, लेकिन खर्चे गलत माने, तो प्रॉफिट झूठा निकलेगा। राहुल सोच रहा था, ठीक है, खर्च मतलब जो कंपनी का पैसा बाहर जा रहा है, जैसे सैलरी, बिजली, किराया, यही सब, है ना? लेकिन किताब ने कहा, नहीं, खर्चों की गहराई इससे कहीं ज्यादा है। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक आसान तुलना दी। सोचो, तुम एक शादी का बजट बना रहे हो। सिर्फ हॉल और खाने का खर्च लिखने से शादी का खर्च पूरा नहीं होगा। डेकोरेशन, कपड़े, बैंड बाजा, बारात, सबका हिसाब रखना होगा। वैसे ही कंपनी में भी कई लेयर के खर्च होते हैं। किताब में खर्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमेशा रहेंगे, चाहे बिक्री हो या न हो, जैसे किराया, सैलरी, मशीनों की देखभाल। वेरिएबल कॉस्ट, जो बिक्री के साथ बढ़ते या घटते हैं, जैसे कच्चा माल, पैकेजिंग, डिलीवरी। राहुल ने अपनी कंपनी का डेटा उठाया। उसने देखा कि कंपनी का मासिक किराया 20 लाख है। ये फिक्स्ड है, चाहे बिक्री हो या न हो। लेकिन कच्चा माल, ये हर मोबाइल की बिक्री पर निर्भर करता है। किताब कहती है, फाइनेंशियल मॉडल में आपको यह साफ दिखाना होगा कि अगर बिक्री 10% बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, और अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जैसे नया ऑफिस, नई मशीन, तो उसका असर क्या होगा। राहुल ने यह भी सीखा कि खर्चों में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का खर्च नहीं आता। मार्केटिंग, सेल्स टीम का खर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोन का ब्याज, ये सब जोड़ना होता है। किताब ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। अगर कंपनी का लक्ष्य मुनाफा बढ़ाना है, तो सिर्फ बिक्री बढ़ाना काफी नहीं है। आपको खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा। राहुल ने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया। अगर रेवेन्यू 10% बढ़ा, लेकिन खर्च 15% बढ़ गए, तो मुनाफा घट जाएगा। इससे उसे समझ आया कि खर्चों की प्लानिंग कितनी महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं, अच्छा मॉडल वही है जिसमें हर खर्च का सही अनुमान हो और आप देख सके कि कौन सा खर्च बढ़ाने से फायदा होगा और कौन सा घटाने से। राहुल ने अपनी एक्सेल शीट में सभी खर्चों को लिस्ट किया, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग। फिर उसने पिछले डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया कि अगले 5 साल में ये कैसे बदलेंगे। और जब उसने ये देखा कि अगर कंपनी नई मशीन लगाएगी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन भी दोगुना हो जाएगा, तो उसे पहली बार लगा, अब मैं सही मायने में बिजनेस को समझ रहा हूं। अध्याय 6, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की। ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम एसेट्स और उनकी वैल्यू को टाइम के साथ ट्रैक करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब है किसी फिजिकल एसेट यानी मशीनरी, बिल्डिंग, गाड़ी या कोई भी स्थायी संपत्ति की वैल्यू का समय के साथ कम होना। जैसे आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, लेकिन 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो पुरानी हो रही है। इस वैल्यू के कम होने को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी कम हो रही है, और ये कॉस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है। अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो हमारे प्रॉफिट फेक ज्यादा दिखेंगे। अब आते हैं अमोर्टाइजेशन पर। अमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन जैसा ही है,
लेकिन ये नॉन फिजिकल एसेट्स यानी इंटेंजिबल एसेट्स पर लागू होता है। जैसे आपने किसी कंपनी का पेटेंट खरीदा, ट्रेडमार्क लिया या सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया, इनकी भी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। इस वैल्यू को कम करने की प्रोसेस को कहते हैं अमोर्टाइजेशन। फाइनेंशियल मॉडलिंग में ये कैसे दिखता है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक एक्सपेंस के रूप में आता है। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब कैश अकाउंट से पैसे नहीं निकलते, लेकिन फिर भी हमें दिखाना होता है ताकि हम रियल प्रॉफिट समझ सकें। कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन? सबसे आसान तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हम एसेट की टोटल कॉस्ट को उसके उपयोग के सालों में बराबर बराबर बांट देते हैं। जैसे मशीन 10 लाख की है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल 1 लाख डिप्रिसिएशन दिखेगा। दूसरा तरीका है WDV यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हर साल पिछले साल की बुक वैल्यू पर एक फिक्स परसेंटेज से डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। अमोर्टाइजेशन के लिए भी यही तरीका है। जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस 5 साल के लिए लिया है, तो उसकी टोटल कॉस्ट को 5 साल में बांटकर हर साल एक्सपेंस दिखा देंगे। क्यों ये इतना जरूरी है मॉडलिंग में? क्योंकि ये कंपनी की असली प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट मैनेजमेंट को समझने में मदद करता है। अगर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सही नहीं दिखाया तो प्रोजेक्शन गलत होंगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मॉडलिंग की, जो किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड सर्कुलेशन की तरह। अध्याय 7, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही जरूरी और रोचक टॉपिक पर आते हैं, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो। अगर आप किसी बिजनेस की सेहत को समझना चाहते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कैश का फ्लो कैसे हो रहा है और कंपनी के पास अपने रोजमर्रा के काम चलाने के लिए कितना पैसा है। यही चीजें वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो से जुड़ी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कंपनी के शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के बीच का अंतर, यानी कि कंपनी के पास अपने डेली ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा उपलब्ध है। इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में आते हैं कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी और डेप्टर्स, जिनसे कंपनी को पैसे मिलने हैं। करंट लायबिलिटीज में आते हैं क्रेडिटर्स, जिन्हें कंपनी को पैसे देने हैं, शॉर्ट टर्म लोन और दूसरी देनदारियां। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है। अगर नेगेटिव है तो कंपनी को फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि कंपनी में पैसे का आना और जाना कैसे हो रहा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग कैश फ्लो रियल पैसे की मूवमेंट दिखाता है। कैश फ्लो के 3 बड़े हिस्से होते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो पैसे कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कमाती और खर्च करती है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो पैसे कंपनी इन्वेस्टमेंट, एसेट्स खरीदने या बेचने में लगाती है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, जो पैसे कंपनी लोन, डिविडेंड या शेयर से उठाती या देती है। मॉडलिंग में हमें यह समझना होता है कि वर्किंग कैपिटल में बदलाव कैश फ्लो को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी ज्यादा इन्वेंट्री रख रही है तो कैश इन्वेंट्री में फंसा रहेगा, जिससे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर डेप्टर से पैसे देर से मिलते हैं तो कैश इनफ्लो डिले हो जाएगा। इसलिए जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि इन्वेंटरी, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे बदलेगा और इन बदलावों का कैश पर क्या असर पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि कंपनी को अपने शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ेगा या वो खुद मैनेज कर पाएगी। कैश फ्लो एनालिसिस के बिना कोई भी फाइनेंशियल मॉडल अधूरा माना जाता है। इसलिए जब आप मॉडल बनाएं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही असली तस्वीर दिखाता है। अध्याय 8, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF, वैल्यूएशन। अब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर आते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF वैल्यूएशन। सरल शब्दों में समझे तो किसी बिजनेस की आज की वैल्यू निकालने के लिए
हम उसके भविष्य के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज के समय में लाते हैं, क्योंकि आज का 1 रुपया भविष्य के 1 रुपये से ज्यादा कीमती होता है। तो डीसीएफ में होता क्या है? सबसे पहले हम कंपनी के अगले कई सालों के फ्री कैश फ्लो का अनुमान लगाते हैं। फ्री कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाकर जो बचता है वही फ्री कैश फ्लो कहलाता है। यह बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है जिसे वो शेयर होल्डर्स को दे सकती है या बिजनेस में दोबारा निवेश कर सकती है। अब सवाल यह है कि इन कैश फ्लो को आज की वैल्यू में कैसे बदलते हैं। इसके लिए हम एक रेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डिस्काउंट रेट, जो आमतौर पर कंपनी का वैक यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। यह रेट बताता है कि कंपनी को अपने निवेशकों और लेंडर्स को औसतन कितना रिटर्न देना पड़ता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, भविष्य के कैश फ्लो 1 प्लस डिस्काउंट रेट की पावर n, जहां n उस साल का नंबर है। इसी तरह हम 5 से 10 साल तक के फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनल वैल्यू, यानी उस समय के बाद कंपनी की अनुमानित वैल्यू। इसे भी डिस्काउंट करके आज की वैल्यू में लाया जाता है। अंत में इन सभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो और टर्मिनल वैल्यू को जोड़कर हमें कंपनी की कुल एंटरप्राइज वैल्यू मिलती है। अगर हम उसमें से डेब्ट घटाकर और कैश जोड़ दें तो हमें इक्विटी वैल्यू मिलती है। फिर शेयर की संख्या से डिवाइड करें तो प्रति शेयर वैल्यू निकल जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि डीसीएफ वैल्यूएशन हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी कंपनी का असली मूल्य क्या है। मार्केट प्राइस ज्यादा है या कम, ये डीसीएफ मॉडल देखकर पता चलता है। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में करते हैं। तो याद रखिए, डीसीएफ वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग का सबसे पावरफुल और वैज्ञानिक तरीका है किसी भी बिजनेस का मूल्य समझने का। अध्याय 9, सेंसिटिविटी एनालिसिस। दोस्तों, इस अध्याय में हम बात करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में। इसका मतलब है, जब हम किसी फाइनेंशियल मॉडल में अलग अलग मान्यताओं, अजम्पशंस को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं तो उसका असर रिजल्ट पर कैसे पड़ता है। सोचिए, आपने एक बिजनेस का मॉडल बनाया है और आपने मान लिया कि रेवेन्यू हर साल 10% बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़े या फिर 15% बढ़ जाए? क्या बिजनेस फिर भी प्रॉफिट में रहेगा? यही चेक करना सेंसिटिविटी एनालिसिस है। इसमें हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ बदलने पर वैल्यूएशन पर क्या असर होगा, कॉस्ट बढ़ने या घटने पर कैश फ्लो पर क्या असर होगा, डिस्काउंट रेट बदलने पर डीसीएफ वैल्यूएशन कितना बदलता है। सबसे आसान तरीका इसे समझने का है व्हाट इफ एनालिसिस। मतलब, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसमें हम अलग अलग सिनारियो बनाते हैं। बेस्ट केस, जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है। वर्स्ट केस, जब सब कुछ खराब हो जाता है, ग्रोथ कम होती है या कॉस्ट बढ़ जाती है। बेस केस, जो सबसे रियलिस्टिक है, यानी हमारी नॉर्मल असम्पशन। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर आपने एक मॉडल बनाया और सारी मान्यताएं सही नहीं निकली तो बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें पहले से बता देता है कि रिस्क कहाँ है और कितनी है। एक्सेल में इसे करने के लिए डेटा टेबल्स और सेंसिटिविटी चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इससे हम देख सकते हैं कि छोटे बदलाव का बड़ा असर कैसे पड़ सकता है। तो याद रखिए, ये एनालिसिस आपके मॉडल को और मजबूत बनाता है और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। अध्याय 10, मॉडलिंग को करियर बनाना। अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग को अच्छे से सीखा है तो आप अपने लिए एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आज के समय में ये स्किल न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च में बल्कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनियों और यहां तक कि कंसल्टिंग फर्म्स में भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से रोल्स में ये स्किल काम आती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, बड़े डील्स, मर्जर और एक्विजिशन के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग जरूरी है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना और इन्वेस्टर्स को सलाह देना। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल, बजटिंग, फोरकास्टिंग और कंपनी के लिए फंडिंग प्लान तैयार करना।
स्टार्टअप्स में फाउंडर या फाइनेंस हेड। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस तैयार करना। अब बात करते हैं कि इस करियर में ग्रोथ कैसे हो सकती है। शुरुआत में आप एक एनालिस्ट की जॉब से शुरू करेंगे, जहां आपको डेटा कलेक्ट करना, मॉडल तैयार करना और रिपोर्ट बनाना होगा। इसके बाद धीरे धीरे आप सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट और फिर मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं तो पैकेज बहुत हाई हो सकता है। इस करियर के लिए कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं? एक्सेल में मास्टरी, अकाउंटिंग और फाइनेंस की गहरी समझ, एनालिटिकल माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ताकि आप अपने मॉडल को दूसरों को समझा सकें। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर पर कंपनियां मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स देती हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात, ये स्किल जितना प्रैक्टिकल होगा उतना ही वैल्यूएबल होगा। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से मॉडल बनाना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज पर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको एक हाई इनकम स्किल दे सकती है, जिससे आप न सिर्फ अपनी जॉब में एक्सपर्ट बन सकते हैं, बल्कि कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और यहां तक कि ट्रेनर भी बन सकते हैं। दोस्तों, इस किताब ने हमें सिखाया, अगर आप पैसे का असली खेल समझना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना ही पड़ेगा। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, यह है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का पासपोर्ट। तो आज से फैसला कीजिए, सिर्फ नौकरी करने वाले मत बनिए, पैसे को समझने वाले बनिए। अगर आपको यह कहानी और ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं?